हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, द नेम ऑफ विच इज टैक्स इनवॉइस। इट इज़ योर चैप्टर नंबर 10। हम दो चैप्टर एक साथ करेंगे। पहला है टैक्स इनवॉइस और दूसरा होगा ई वे बिल। ये क्या होता है आपको ज़रा समझा देते हैं। देखिए, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है, सप्लायर रेसिपिएंट को कुछ सामान देता है। सप्लायर रेसिपिएंट को कोई सामान देता है। उस केस में जो ट्रांजैक्शन है उसे कहीं ना कहीं तो आप रिकॉर्ड भी करेंगे या किसी फॉर्मेट में शो तो करेंगे। ओरली तो नहीं हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिकली भी नहीं हो सकती है। ये अगर इलेक्ट्रॉनिकली भी है तो उस केस में कुछ ना कुछ तो डिजिटल या फिजिकल कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, जहाँ पे वो ट्रांजैक्शन को सब्सटैंशिएट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट बने। उसको इनवॉइस बोलते हैं। और मोर प्रिसाइजली जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं वो इनवॉइस की जगह टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। जो सप्लायर होता है वही टैक्स इनवॉइस जो है रेसिपिएंट को इशू करता है कि भाई देखो, मैंने आपको इतनी सप्लाई करी है, ये अमाउंट है, ये रेट है जीएसटी की, ये इनवॉइस अमाउंट है। अब ये जो इनवॉइस बना है, ये सब लोग जो है अपने हिसाब से इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। आपको पता होगा, आप अगर बिग बाजार जाएं तो एक अलग इनवॉइस जनरेट होता है। मूवी टिकट लें तो एक टिकट ही प्रोवाइड कर देते हैं, उसमें कोई इनवॉइस होता भी नहीं है। आप अगर कहीं और पर कोई ट्रांजेक्शन करें, किसी कंपनी के साथ कुछ बाय करें, मे बी आपने लैपटॉप बाय करा है या क्रोमा से बाय करा है तो उनका इनवॉइस अलग होगा। ई जोन से बाय करा है तो उनका इनवॉइस अलग होगा। आप देखेंगे सबका जो इनवॉइस बनाने का तरीका है वो इंटरनल होता है। हालांकि जो उसके कंटेंट्स हैं हालांकि जो उसके कंटेंट्स हैं कि भैया इसमें किसी का नाम मेंशन होगा क्या, इस पर क्या जीएसटी का आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन होगा क्या, इस पर क्या एड्रेस मेंशन होगा क्या, तो जो चीज़ें मेंशन करी जाती है वो चीज़ें आपके एक्ट में दे रखी है कि भैया ये चीज़ें तो आपको शो करनी पड़ेगी। कहाँ पे शो करनी पड़ेगी? अपने टैक्स इनवॉइस में शो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो है इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ना ही सिर्फ टैक्स इनवॉइस, हो सकता है आपने किसी को एडवांस पेमेंट कराओ और एडवांस पेमेंट में आप इनवॉइस नहीं देना चाहते हो पर कोई और डॉक्यूमेंट देना चाहते हो, तो उसको हम रिसिप्ट वाउचर बोल सकते हैं। जो पैसा आपने दिया अगर वो रिफंड करा जा रहा है तो इस केस में रिफंड वाउचर बोल सकते हैं। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में हो रही है, नॉट नेसेसरली सेल्स, कोई अमाउंट को एडजस्ट करना है। मे बी इनवॉइस में आपने जो है 1,000 रुपये पर पीस की रेट लगा दी, बाद में रेसिपिएंट ने आपको कन्विंस करा कि नहीं सर, आप इसको 900 पर पीस लगाइए, हमारी पहले बात हो चुकी है, आपने इनवॉइस गलत भेज दिया। तो जब 1,000 रुपये पर पीस का इनवॉइस गया वो तो टैक्स इनवॉइस आपने इशू कर दिया। जब टैक्स इनवॉइस आपने इशू करा तो आपने कहा भाई कस्टमर जो ए है, मिस्टर ए, उससे मुझे लेट से 1,00,000 रुपीज़ लेने हैं, और आपने अपनी सेल्स को रिकॉर्ड कर दिया। और जो कस्टमर है उसने डेफिनेटली उसके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जब ये निकल कर आया इनवॉइस तो रिकॉर्डिंग तो हो गई, पर फिर जो है वाद विवाद चला और उसके बाद एग्री हुआ कि हम 900 रुपये पर पीस से ही सामान खरीदने के लिए हमारी बात हुई थी, इन्होंने ज़्यादा पर क्यों बेच दिया। तो हो सकता है इनिशियली वो रिकॉर्ड कर लें परचेज 1,00,000 टू मिस्टर बी, सप्लायर बी हो गए, रेसिपिएंट ए हो गए। अब बाद में जब एग्री हुआ तो 100 रुपये के हिसाब से एक तरह से 10% का डिस्काउंट जहाँ मिल रहा है, यानी 10,000 रुपीज़। भाई 1,000 रुपये के हिसाब से 1,00,000 रुपये अमाउंट थी, तो 900 रुपये के हिसाब से 90,000 अमाउंट होगी। तो 10,000 कहीं ना कहीं यहाँ पर एडजस्टमेंट हो रहा है। तो एडजस्टमेंट का भी एक डॉक्यूमेंट भेजा जा सकता है जिसको कि आप सप्लायर जो है वो क्रेडिट नोट बोलेगा। मतलब कि मैं मिस्टर ए को क्रेडिट कर रहा हूँ 10,000 से, और डेफिनेटली वो अपनी सेल्स को भी कम करेगा। सिमिलरली ये डॉक्यूमेंट जब गया तो रेसिपिएंट कहेगा मैं आपको डेबिट कर रहा हूँ, तो बी को डेबिट कर देगा, यानी जो उसके क्रेडिटर हैं उसे कम कर देगा 10,000 से, अपनी परचेज को भी कम कर देगा। तो ये डेबिट नोट सेंड करेगा। तो ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या हो गए?
अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट भेजा गया है, वो है क्रेडिट नोट या डेबिट नोट। जो बंदा क्रेडिट कर रहा है वो क्रेडिट नोट भेजेगा, और कॉरस्पॉन्डिंगली जो बंदा डेबिट कर रहा है अपनी बुक्स में वो डेबिट नोट सामने वाली पार्टी को भेजेगा। अब इसके क्या कंटेंट होते हैं, रिफंड वाउचर, रिसिप्ट वाउचर के क्या कंटेंट होते हैं, किसको बनाना होता है। और अब रिसेंटली एक तो ई इन्वॉइसिंग का कॉन्सेप्ट भी आ गया है, ई इन्वॉइसिंग, जहाँ पर ये कहते हैं कि आप इन्वॉइस को जो है इलेक्ट्रॉनिकली बनाएं, फिजिकल निकालने की ज़रूरत नहीं है। और जो इलेक्ट्रॉनिकली बनाएं उसका एक पर्टिकुलर स्कीमा होगा, यानी कि जिसको कंप्यूटर रीड कर सके। व्हाट इज द स्कीमा? जिसको कंप्यूटर रीड कर सके। जैसे कि आज एक होती है एक्सेल की फाइल होती है, एक पीडीएफ की फाइल होती है, एक वर्ड की फाइल होती है, तो अलग अलग आपने कहा कि भाई एक्सटेंशन है। तो जो स्कीमा होगा, जो ढांचा होगा, जिसमें जो जो फील्ड्स आनी चाहिए वो आपको जीएसटी वाले लोग बताएंगे। उसके लिए उन्होंने ई स्कीमा निकाला हुआ है, ई इनवॉइस का एक स्कीमा निकाला हुआ है, यानी ढांचा निकाला हुआ है। उसका एक फॉर्म भी है INV01। इस ढांचे के हिसाब से सब लोगों को अपने सॉफ्टवेयर में अमेंडमेंट करनी होगी, ताकि जो भी वो चीज़ें निकालें उसको जीएसटी का जो एक नया पोर्टल बनाया है, जीएसटी का एक नया पोर्टल बनाया है इनवॉइस को रीड करने के लिए, वो इस आपके डिजिटल इनवॉइस को रीड कर सके। रीड करने के बाद उसको डिजिटली साइन कर कर आपको दे सके। और साथ में कई बार तो QR कोड भी आजकल जो है अटैच हो जाता है, ताकि इनवॉइस का इनवॉइस बन गया और पूरे इनवॉइस पर छोटा सा QR कोड आ गया। अगर आप इसको भी स्कैन करेंगे तो पूरी इनवॉइस की डिटेल्स ही आपको मिलेगी। इवन अगर आप ये QR कोड वाला इनवॉइस लेकर जाएंगे तो अगर कोई रोड पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बंदा पकड़ लेता है, यानी जो भी एक्साइज कस्टम के लोग होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के लोग होते हैं, वो पकड़ लेते हैं, वेरीफाई करते रहते हैं। तो आप जैसे ही उन्हें इनवॉइस दिखाएंगे वो QR कोड अपनी ऐप में स्कैन करेंगे और चेक कर लेंगे, हाँ भैया ये इनवॉइस जेन्युइन है, ये ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और ये बंदा जो है जेन्युइन काम कर रहा है, इनवॉइस जनरेट कर कर ही जो है प्रॉपरली जो है काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ेगी। साथ में जो है एक डायनामिक QR कोड भी आजकल जो है आ गया है। और डायनामिक QR कोड ऐसा होता है कि जिसमें अगर कस्टमर ने स्कैन करा तो डायरेक्टली वो QR कोड स्कैन करेगा और पेमेंट आ जाएगी, इतने रुपए की पेमेंट करनी है और डायरेक्टली पेमेंट हो जाएगी। तो आप अपने वॉलेट से, UPI वगैरह से स्कैन कर कर पेमेंट कर सकते हैं, राइट। वो नहीं कह रहा मैं कि आप दुकान पर गए, QR कोड लिखा है, आपने स्कैन करा, फिर अमाउंट एंटर करी, उसके बाद पेमेंट करी, जी नहीं। ये पर्टिकुलर इनवॉइस का ही QR कोड होगा। तो जब आप स्कैन करेंगे तो जितनी अमाउंट का इनवॉइस होगा उतनी अमाउंट का ही पेमेंट होगा। यू कैन नॉट मॉडिफाई द अमाउंट। तो इसलिए डायनामिक QR कोड भी आ गए। मैंडेटरी नहीं है बट काफ़ी लोग को है, फॉलो करने होते हैं। और कुछ लोग जो एग्जम्प्ट भी हैं, मतलब कुछ लोगों को फॉलो करने नहीं भी होते हैं। किन किन को छूट दी है, क्या प्रोसीजर होते हैं, इसके बारे में हम तमाम जानकारी जो है इस चैप्टर में लेंगे। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि क्रेडिट नोट, डेबिट नोट से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ई इनवॉइसिंग नया आया है तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर हो गया है तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस, सेक्शन 31, रूल नंबर 46। हमेशा की तरह सेक्शन नंबर और रूल नंबर साथ में चलते जाएंगे। और ये कौन से एक्ट के सेक्शन नंबर या रूल नंबर है? द आंसर इज CGST एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट का GST एक्ट है, उसका सेक्शन नंबर, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जो रूल्स चल रहे हैं टैक्स इनवॉइस से जुड़े हुए, उसका रूल नंबर 31 है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है इनवॉइस का, पर मैंडेटरी है कि ये सारी चीज़ें तो आप शो करेंगे। जैसे कि कम से कम नाम और एड्रेस सप्लायर का, और उसका GST का आइडेंटिफिकेशन नंबर, और रेसिपिएंट का भी GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। और जहाँ पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन एप्लीकेबल है, UNO की एजेंसीज हो गई, कॉन्सुलेट्स हो गए, हाई कमीशन हो गए, वहाँ पर उनका UIN नंबर आपको कोड करना ज़रूरी है अगर एप्लीकेबल है तो। सर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तब क्या होगा? सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो उसका तो GST रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास नहीं होगा, बिकॉज उसने कभी रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है। तो उस केस में भी अगर वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू जो है सप्लाई की 50,000 या उससे ज़्यादा है, तो आपको उसका नाम, एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द स्टेट एंड इट्स कोड। और वैल्यू 50,000 से कम है तो ये भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनवॉइस किस दिन इशू कर रहे हैं उसकी डेट आप डालेंगे, तो जाहिर सी बात है जो भी आप इनवॉइस देखते होंगे उसमें डेट होती है। यहाँ पर डेट होती है, लेफ्ट साइड में भी कई लोग लिखते हैं डेट,
तो डेट होगी, नाम एड्रेस सप्लायर का होगा, जीएसटीएन नंबर होगा। आप भी अगर रजिस्टर्ड हैं तो आपका भी जीएसटीएन नंबर वो डाल देगा। रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका एड्रेस डाल देगा इन केस वैल्यू 50,000 या उससे ज़्यादा की है। सीरियल नंबर डाल सकता है, एक यूनिक नंबर डाल सकता है अपनी इनवॉइस का, जो कि 16 कैरेक्टर से ज़्यादा का नहीं होगा। यहाँ पर मैक्सिमम 16 कैरेक्टर्स दिए गए हैं। सब लोग अपना अपना जो है यूनिक नंबर डाल सकते हैं इनवॉइस का, वो उनकी चॉइस है। बट जब ई इनवॉइस इशू होता है उस केस में जो है फंडा अलग है। आपका इनवॉइस नंबर अलग रहेगा, पर अगर आप इसको सिस्टम में डालेंगे तो सिस्टम एक अलग यूनिक नंबर भी इशू करेगा। वो अलग फंडा है, वो हम बाद में जानेंगे। इसके कंटेंट क्या क्या होते हैं ब्रीफली मैंने इस चार्ट में दिखाए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस याद करने, जी हाँ बिल्कुल याद करने हैं, ज़्यादा है भी नहीं। क्या होगा, नाम, एड्रेस, जीएसटीएन नंबर, ये सब चीज़ें होगी। सीरियल नंबर होगा, इनवॉइस नंबर होगा, वही चीज़ें यहाँ दे रखी है। जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, डेट क्या है, किस दिन इशू हो रहा है, और सीरियल नंबर क्या है, कोई भी सीरियल नंबर हो सकता है। जीएसटीएन ऑफ रेसिपिएंट अगर वो रजिस्टर्ड है तो, नेम एंड एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो इंडेफिनेटली वैल्यू एक्सीड होती है उस केस में। एचएसएन नंबर, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ, ये क्या होता है। एचएसएन, इसकी फुल फॉर्म है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, हर गुड का या सर्विस का एक यूनिक कोड होता है। और ये कोड किस लिए होता है, जब आप इंपोर्ट करते हैं, सामान को इंपोर्ट करते हैं, कस्टम ड्यूटी लगती है, तो उस केस में हर गुड्स का और हर सर्विस का एक यूनिक नंबर जो है बताया हुआ है। इसके कई सारे डिजिट्स होते हैं, तो किसको कब डालना होता है, ये हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के डिजिट्स डालने होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट हाँ, जिसको डालना है वो ये भी मेंशन करेगा। गुड्स का डिस्क्रिप्शन, सर्विस का डिस्क्रिप्शन, कितनी क्वांटिटी है गुड्स की, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, दोनों में फ़र्क हो सकता है। टोटल वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस करोगे तो टैक्सेबल वैल्यू आएगी। कुछ चीज़ें माइनस करनी अलाउ करी गई है वो माइनस करोगे, और कुछ चीज़ें ऐड करनी अलाउ करी गई है वो ऐड करोगे, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगी। इसके बाद जो टैक्स रेट है, सेंट्रल या स्टेट या इंटीग्रेटेड जो भी लग रहा है, तो या तो CGST SGST लगेगा या IGST लगेगा। तो जो भी लग रहा है वो टैक्स रेट को आप शो करेंगे इनवॉइस पर, टैक्स का अमाउंट शो करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई, किस प्लेस पे सप्लाई करी गई है, जिसका एक सेपरेट चैप्टर है बट नॉट इन द कोर्स ऑफ CA इंटरमीडिएट लेवल, वो भी बताएंगे। एड्रेस ऑफ डिलीवरी क्या है, इन केस जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उससे अलग जगह पर आप सामान को पहुंचाना चाहते हैं। तो सप्लाई आप किसी को कर रहे हैं बट उसने डिलीवरी का एड्रेस कहीं और डाला है कि भाई मेरे तक मत आइयो, कहीं और पहुंचा देना। अगर रिवर्स चार्ज केस है तो उस पर रिवर्स चार्ज पे कितना टैक्स पेबल होगा आप पहले ही शो कर देंगे। देखिए रिवर्स चार्ज में क्या होता है, टैक्स सामने वाले को देना होता है। बट इट इज़ पॉसिबल इफ़ यू आर सप्लाइंग, यू कैन राइट इन ब्रैकेट, यहाँ पर यू कैन राइट इन ब्रैकेट कि 274 रुपीज़ टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज। तो आप लिख सकते हैं रिवर्स चार्ज पे कितनी पेमेंट होगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले से वो अमाउंट कलेक्ट करेंगे, क्योंकि रिवर्स चार्ज पे सामने वाली पार्टी ही गवर्नमेंट को सीधा सीधा पैसा जो है जमा कराती है। ये सिंपल सी जो है प्रक्रिया है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, वेरी वेरी सिंपल। अब बात करते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ बिल ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज C एंड रूल नंबर 49। इतना ही याद करना जरूरी है, इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि अभी बिल ऑफ सप्लाई की बात करेंगे तो उसमें आप कोट कर सकते हैं सेक्शन नंबर और ये रूल नंबर, दैट्स इट। बाकी आपको स्टडी मटेरियल की रीडिंग करनी जरूरी है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर जस्ट रिलाइंग ऑन द ई बुक, इट इज़ समरी ही बुक, इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेटली स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। बट दैट डजेंट मीन यू आर नॉट रीडिंग द स्टडी मटेरियल। एटलीस्ट एक बार, 2 बार, 3 बार भैया मटेरियल की रीडिंग लगाओ, कुछ एडिशनल बात पता लगे यहीं पर इनकॉर्पोरेट कर लो एंड मेक इट फाइनल कॉपी और फाइनल नोटबुक और फाइनल ई बुक, जो भी आप कहना चाहते हैं, हैंडआउट्स, कि भैया एग्जाम के टाइम मुझे यही करना है और उसके साथ जो क्वेश्चंस मैंने मार्क करे हैं मुझे वही प्रैक्टिस करने हैं बार 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 बार। तो हैंडबुक दी है आपको एग्जाम टाइम रिवीजन के लिए, क्योंकि अगर मैं ये नहीं देता तो बहुत मुश्किल हो जाता आप लोगों के लिए चीज़ों को रिवाइज करना, और इसीलिए मैंने ई बुक दी है। अभी मैं अकाउंटेंसी के नोट्स भी बनाऊंगा, कॉस्टिंग के जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं सारे हैंड रिटन नोट्स, वैसे ही अकाउंटेंसी के बनाऊंगा।
ये कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम्पल है, ये कॉन्सेप्ट, ये एग्जाम्पल, और एक इलस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल, पूरे चैप्टर की एक डिटेल्ड इलस्ट्रेशन या फिर 2 इलस्ट्रेशंस, 2 एग्जाम्पल्स डिटेल में, क्वेश्चन आंसर्स दोनों साथ में। तो कोई भी उसको देखेगा तो उसे लगेगा यार ये अगर कर लिया तो पास तो हो जाना, एग्जामिशन भी आ जाएगी, सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है। तो वो नोट्स मेरे को हाथ से बनाकर देने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर स्टूडेंट मेहनत ज़्यादा नहीं करते हैं। सच में ये कोर्स में मेहनत की ज़रूरत है, कोर्स में मेहनत की ज़रूरत है, बट स्टूडेंट्स मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो पास हो रहे हैं वो कर रहे हैं। हाँ, मेजॉरिटी केसेस में, एक्सेप्शनल, देखो एक्सेप्शनल सिनेरियो रह सकता है, भैया किसी ने जेन्युइनली एफर्ट करा, नहीं क्लियर हुआ, उसने अपनी गलती आइडेंटिफाई करी, उसने उसके बाद उसको ठीक करा तो पास हो गया, ये पास हो गई, जो भी है, दैट इज़ पॉसिबल। आप मेहनती हैं, एक बार भैया किस्मत आपके साथ धोखा कर सकती है, बट बार बार नहीं कर सकती है। तो जो कंसिस्टेंटली फेल हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा कि उनकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं लैक है, वो चीज़ें समझ रहे हैं, रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, ये उनकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी ठीक करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा, बारीकी से समझना पड़ेगा, एग्जाम के क्वेश्चंस को ट्राई करते जाना पड़ेगा बिना आंसर को देखे हुए। और जब आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, जब आप बिना देखे कर सकते हैं, तब आपको लगेगा कि हाँ ये पेपर आप निकाल सकते हैं। पर्टिकुलर्स ऑफ बिल ऑफ सप्लाई, अ रजिस्टर्ड पर्सन supplying exempted goods or services or both or paying tax under composition levy, point to be noted, किसी ने exempted goods या सर्विसेज दी है तो उस पर वो कभी भी जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा। और अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में कोई सप्लाई कर रहा है, यानी कि उसने सप्लाई करी और वो टर्नओवर के एक सर्टेन परसेंटेज पर जीएसटी गवर्नमेंट को अपनी जेब से पे करेगा, तो वो सामने वाले से कलेक्ट नहीं कर सकता है, रेसिपिएंट से कलेक्ट नहीं कर सकता है। उस केस में वो टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। इसमें क्या क्या होता है बिल ऑफ सप्लाई में? इसमें होता है नेम, एड्रेस एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द सप्लायर एंड रेसिपिएंट, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है डेफिनेटली तो, या फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रेसिपिएंट इफ इट इज़ एप्लीकेबल। अगर आप किसी कॉन्सुलेट को, किसी हाई कमीशन को, किसी यूएनओ को, एजेंसी को जो है सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में उनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आप कोड करेंगे। सीरियल नंबर, डेफिनेटली सीरियल नंबर होना चाहिए, कोई भी आप कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर डाल सकते हैं कि भाई लाइन में इनवॉइस इशू होना चाहिए। और ये चीज़ मुझे याद है, जब मैं ऑडिट के लिए गया था तो सबसे पहली चीज़ मेरे मैनेजर ने मुझसे पूछी थी, क्या आपने इनवॉइस की लिस्टिंग चेक करी थी? मतलब कि इनवॉइस जो है वो पूरे लाइन में आ रहे हैं या बीच में गैप्स हैं, मिसिंग इनवॉइसेज हैं। मैंने कहा ये तो मैंने चेक नहीं करा, हमने तो जो सैंपल बनाया वो सैंपल को चेक कर लिया, वो बिल्कुल ओके था। कहते नहीं ये भी चेक करो कि भैया इनवॉइस मिस क्यों हो रहे हैं, बीच में से निकल क्यों रहे हैं। तो उन चीज़ों को चेक करा तो पता लगा कुछ इनवॉइसेस कैंसिल्ड थे या कुछ और अन्य रीजंस पता लगे थे मुझे। तो उन रीजंस को नोट डाउन करा, एक कॉपी वगैरह लगाई उनकी, ताकि पता लगे कि हमने प्रोसीजर को पूरा फॉलो करा है, हमने एक एक चीज़ बारीकी से नोटिस करी है। किस दिन आप इनवॉइस को इशू कर रहे हैं, अगर उसका कोई हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर HSN कोड है जो इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें हर गुड या सर्विस का एक कोड डिफाइन हो रखा है, उसके कई सारे डिजिट्स होते हैं, जहाँ तक मुझे याद है 8 डिजिट होते हैं। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के 8 डिजिट्स होते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, दे भी रखा होगा। ये देखिए 8 डिजिट्स होते हैं HSN के गुड्स के केस में। सर्विस के केस में ऐसे कोड होता है, वो 6 डिजिट का होता है। तो हर कोड का एक रेफरेंस होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप डिक्शनरी खोलते हैं, तो डिक्शनरी में आप ए पर जाएंगे तो उसमें ए से वर्ड्स आएंगे, ए बी पर जाएंगे तो ए बी कर वर्ड्स आ रहे होंगे, फिर ए सी कर शुरू होंगे, राइट। बी से करेंगे तो बी से वर्ड्स आएंगे, बट बी ए, फिर बी 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 सी, ऐसे कर जो है वर्ड शुरू हो जाते हैं एक के बाद दूसरे के बाद, तो आपको फाइंड करने में आसानी रहती है। और एग्जैक्टली मान लो 6 लेटर का वर्ड आ गया तो आपको एग्जैक्ट वर्ड मैच हो गया कि अच्छा इस वर्ड का ये मीनिंग होता है। सिमिलरली HSN कोड में भी जो 8 डिजिट या 6 डिजिट मैंने बताए, अगर एग्जैक्ट कोड पता है तब तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि ये गुड्स या सर्विस की आप सप्लाई कर रहे हैं। बट अगर आपको उसके 2 डिजिट या 4 डिजिट भी पता है तो भी उसे अनुमान लगाया जा सकता है कि आप इस कैटेगरी वाले गुड्स को या सर्विस को सप्लाई कर रहे हैं। तो जिनका टर्नओवर ज़्यादा है वो पूरा कोड मेंशन करते हैं, और जिनका कम है वो 2 या 4 डिजिट भी जो है मेंशन कर सकते हैं। ऐसे केसेस दे रखे हैं। जो गुड्स का डिस्क्रिप्शन है, सर्विस का डिस्क्रिप्शन है, वही मेंशन होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई डेफिनेटली आप साइन करेंगे या डिजिटली साइन करेंगे इनवॉइस को, या फिर अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आप बताएंगे कि जो आपके इनवॉइस को साइन कर सकता है। ऐसे जो है बिल ऑफ सप्लाई में सारी चीज़ें शो होगी। नोट, सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लायर या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नॉट रिक्वायर्ड ऑन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक टैक्स इनवॉइस,
इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक consolidated tax invoice in case of insurance banking companies, financial institutions including non-banking financial corporations, electronic ticket issued by passenger transportation service. आप जाइए, आप बस में जाइए, अब बस में जो टिकट लेते हैं उसमें क्या साइन होते हैं क्या नीचे? द आंसर इज नो, नीचे साइन नहीं होते. इलेक्ट्रॉनिकली कई इनवॉइसेस जनरेट होते हैं, उसमें साइन नहीं होते. बट आजकल उन्होंने एक सैम्पल स्पेसिफिक कॉपी लगानी शुरू कर दी है कि आप कहीं से भी बाय करें इलेक्ट्रॉनिकली तो भी उसमें जो है साइन होंगे ऐसे. बट डिजिटली साइन हो सकते हैं, बट सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है. तो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करा उसमें पहले ही चेक लगे होते हैं सारे के सारे, आपके सिस्टम से निकला है, आपके सॉफ्टवेयर से निकला है इनवॉइस, तो उसमें साइन की ज़रूरत नहीं होती. बट फिर भी कई लोग स्पेसिफिक सिग्नेचर वहाँ पर होते ही हैं. तो मर्जी है, कंपल्सरी नहीं है. प्रोवाइडेड दीज आर इशूड एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. यस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. IT एक्ट का फॉलो करा है आपने पूरा का पूरा और उसके हिसाब से इनवॉइस जनरेट करा है, तो फिर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए. टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई शैल ऑल्सो हैव अ QR कोड, जो भी रिसेंटली अमेंडमेंट आई है कि अब QR कोड भी लगाने लग गए. QR कोड को स्कैन करोगे तो इनवॉइस की सारी डिटेल आ जाएगी. और डायनामिक QR कोड है तो ये कस्टमर पेमेंट कर सकता है डायरेक्टली स्कैन करके. बात करते हैं रूल नंबर 46A की, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई. रूल नंबर 46A, अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड सप्लाई कैन इशू अ सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई. इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं तो कुछ पोर्शन एग्जेम्प्टेड है. अब उस एग्जेम्प्टेड के केस में आपको बिल ऑफ सप्लाई देनी पड़ेगी, और कुछ पोर्शन जो है वो टैक्सेबल है, उसके लिए आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. तो एक रिलैक्सेशन दे दी है कि अगर आप एग्जेम्प्टेड टैक्सेबल दोनों सप्लाई कर रहे हैं तो आप एक कॉम्बिनेशन कर इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई लिख सकते हैं, जिसमें टैक्स तो आप सिर्फ टैक्सेबल पोर्शन पर लगाएंगे और एग्जेम्प्टेड पर आप कोई टैक्स नहीं लगाएंगे. तो एक कंबाइंड डॉक्यूमेंट भी इशू करा जा सकता है. मैनर ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, रूल नंबर 48. देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं. आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें कितनी कॉपियाँ जनरेट होगी? जब भी इनवॉइस जनरेट होता है तो ऐसा नहीं कि एक इनवॉइस जनरेट हुआ कस्टमर को दे दे, जी नहीं, मल्टीपल कॉपीज में जनरेट होता है. और गुड्स के केस में 3 कॉपी बनानी जरूरी है, सर्विस के केस में 2 कॉपी बनानी जरूरी है. इसमें क्या होगा, जो आपकी ओरिजिनल कॉपी होगी डेफिनेटली वो आप सामने वाली पार्टी को देंगे. जो सेकंड कॉपी होगी वो आप ट्रांसपोर्टर को देंगे जो गुड्स को लेकर जाएगा. तो गुड्स को लेकर जा रहा है तो उस केस में एक ई-वे बिल भी जनरेट होता है और साथ में इनवॉइस की कॉपी भी जनरेट होती है जो ट्रांसपोर्टर के पास रहती है. और तीसरी कॉपी जो है आप खुद रखेंगे अपने डॉक्यूमेंट में. कल को ऑडिटर आएंगे चेक करने के लिए तो आप दिखाएंगे भैया ये इनवॉइस जो है उसकी कॉपी है, ये हमने इशू करा था, हमने रेसिपिएंट को दिया था, ये इसकी 3rd कॉपी हमारे पास पड़ी हुई है. सर्विस के केस में ट्रांसपोर्टर की जरूरत नहीं होती, इसके लिए उसमें 2 कॉपीज बनेगी. ओरिजिनल आप रेसिपिएंट को देंगे और डुप्लीकेट जो है वो आप सप्लायर को देंगे. सिंपल इज दैट. द सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइसेज इशूड ड्यूरिंग अ मंथ और क्वार्टर शैल बी फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GSTR 1. GSTR 1 में आपको बताता हूँ, GSTR में जो रिटर्न है, ये GSTR जो है वो रिटर्न के बात करता है. GST रिटर्न, इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं. फॉर्म नंबर 1, 2A, 3B एट्सेट्रा. तो 1 में जो है आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जाती है, जो भी आपने बाहर सप्लाई करी है, लोगों को सप्लाई करी है, वो सारी डिटेल आपकी GSTR 1 में जाती है. अब क्योंकि आप उसे GSTR 1 में शो करेंगे, सप्लायर की डिटेल डालेंगे अगर वो रजिस्टर्ड है तो, रेसिपिएंट की डिटेल डालेंगे अगर वो रजिस्टर्ड है तो GSTR 2A में रेसिपिएंट को जो है ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड मिल जाती है कि भैया ये सामान आपने खरीदा है, सिस्टम ऑटोमेटिकली बता देता है. और 3B में जो है वो आप एक्चुअली में जो है टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होती है, इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट होता है और आपको जो है बैलेंस अमाउंट देनी पड़ती है. जो ई-इनवॉइसिंग है उसमें कोई डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होता है, QR कोड होता है, कॉपी सारी की सारी डिजिटली रहती है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती. ये भी एक फ़ायदा है. आगे बढ़ना शुरू करते हैं. यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, द सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइसेज issued during a tax period shall be furnished electronically through the common portal on www.gst.gov.in in form GSTR 1. ये मैंने आपको अभी कराया. जो भी सामान आप बेचते हैं वो आप आउटवर्ड सप्लाई में दिखाते हैं, और रिटर्न के चैप्टर में आपको कराऊंगा कि जो रिटर्न भरी जाती है वो GSTR 1 भरी जाती है. GSTR 1 में आप आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हैं, भले वो गुड्स की हो भले वो सर्विसेज की हो. इनवॉइस होता कैसा है, एक सैम्पल इनवॉइस है, ज़रूरी नहीं सबका सेम हो, अलग अलग भी हो सकता है. एंटरप्राइज का नाम है, GSTN नंबर, इवन ब्रांच और पैन नंबर भी इन्होंने दिया है. भाई सामने वाला अगर TDS डिडक्ट करने वाला इंसान होगा तो इसलिए पैन नंबर भी कोड करना जरूरी है, वो भी आपने करा है. तो इनकम टैक्स के प्रोविजंस भी देखने हैं, GST के भी देखने हैं.
कस्टमर का नाम भी डाला है, बिलिंग एड्रेस डाला है, शिपिंग एड्रेस अगर कहीं और पहुँचाना चाहते हो तो वो एड्रेस भी डाला है। इनवॉइस की डेट क्या है, इनवॉइस का एक यूनिक नंबर, रेफरेंस नंबर, वो भी यहाँ पर डाला हुआ है। इनवॉइस नंबर भी यहाँ पर डाला हुआ है जो सबका यूनिक हो सकता है। क्या HSN कोड है इस गुड का, भैया क्या कोड है, गुड का डिस्क्रिप्शन क्या है, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, डिस्काउंट दिया है क्या, टैक्सेबल वैल्यू क्या आ रही है, GST कितना लगा है, टोटल कितना आ रहा है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे डुप्लीकेट कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी है। जो रिवर्स चार्ज पर पे करना है वो अलग से डाल दिया स्टार डाल के, भैया इस पर तो रिवर्स चार्ज में पेमेंट होगी। समझ रहे हैं आप। साइन, कोई इसके यहाँ पर साइन करेगा, वो साइन यहाँ पर डाल दिए, अपना एड्रेस वेड्रेस भी नीचे डाल दिया है। तो ऐसा जो है इनवॉइस बनता है, जनरली ऐसा ही होता है। सब लोग अलग अलग जगह पे दिखा सकते हैं, भैया कोई डेट इधर डाल देगा, एड्रेस यहाँ डाल देगा। आप चाहें तो अमेज़ॉन का देख सकते हैं इनवॉइस जो आपके पास आता है, अगर वहाँ से आपने कुछ ऑर्डर करा है तो। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इनवॉइस क्या होता है गुड्स का, सर्विस का, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं टाइम ऑफ सप्लाई के केस में, टाइम ऑफ सप्लाई के केस में कर चुके। बट सेक्शन नंबर 31 सब सेक्शन 7 मैंने आपको वहाँ नहीं कराया था, इसके लिए सिर्फ वो वाला पोर्शन मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि हम गुड्स को भेजते हैं, गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, कि हमने दे तो दिए हैं बट सामने वाले के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो इसको अप्रूव करे, चाहे तो इसको रिटर्न कर दे, और रिटर्न और अप्रूवल बेसिस पर जो है हम सेल करते हैं। तो उस केस में अगर उसने अप्रूव नहीं करा है तब तक हम अपनी सेल्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, कब तक आपको जो है सेल्स रिकॉर्ड करनी होगी या इनवॉइस इशू करना होगा। देखिए यहाँ पर जो है गुड्स रिमूव हो जाते हैं बिफोर द सप्लाई टेक प्लेस, क्योंकि अभी रिस्क एंड रिवॉर्ड सामने वाली पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ है। जी हाँ, पोजेशन चली गई है पर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ है। अप्रूवल बेसिस पर आपने भेजे हैं गुड्स को, उस केस में डिलीवरी चालान जो है आप इशू करते हैं। मैंने कहा ना कि बहुत सारे टाइप के चालान होते हैं, बहुत सारे टाइप के जो है बिल्स होते हैं, मतलब जो भी है इनवॉइस कह लो, बिल कह लो, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। बहुत सारे टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। इस केस में जो है टैक्स इनवॉइस भी नहीं होगा, बिल ऑफ सप्लाई भी नहीं होगा क्योंकि गुड्स एग्जेम्प्टेड नहीं है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट भी नहीं होगा, डिलीवरी चालान ज़रूर होगा। तो डिलीवरी चालान ही मैंने भेज दिया, उस डॉक्यूमेंट के बेस पर मैंने सामान तो सामने वाले को दे दिया है। अगर जो है अपनी स्टेट के बाहर हम सप्लाई कर रहे हैं तो IGST हम चार्ज करेंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। पर इनवॉइस को कब इशू करेंगे, अभी तो सेल हुई नहीं है। तो उस केस में बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब जब सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, या फिर 6 महीने पास हो गए फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, उसने एक्सेप्ट ही नहीं करा और आपके 6 महीने पास हो गए, तो जैसे ही 6 महीने निकलेंगे मान लिया जाएगा आपने सप्लाई कर दी। तो इन दोनों का जो भी अर्लियर है वो आपकी इफेक्टिव डेट मानी जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई की, और उस केस में आप टैक्स इनवॉइस को भी इशू करेंगे। डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड इन ल्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस, ये क्या है सर? कुछ लोगों को बेनिफिट दिया है कि आप टैक्स इनवॉइस की जगह कोई और डॉक्यूमेंट भी इशू कर सकते हैं, और ये कौन लोग हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। एक साधारण उदाहरण दूंगा, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। आप जाइए, आपको टिकट मिलेगी वहाँ पर, उस पर एड्रेस वेड्रेस नहीं होगा, उस पर बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, भैया किसको दे रहा हूँ, आपका नाम भी नहीं होएगा। वो नाम पूछता है कंडक्टर, नहीं, वो सिर्फ तो टिकट निकाल कर दे देता है। वो भी इनवॉइस ही ट्रीट होगा इस केस में, ये बेनिफिट दिया हुआ है कुछ लोगों को। सिमिलरली गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है, उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है, बट उस टैक्स इनवॉइस पर वो क्या लिखेंगे, उस टैक्स इनवॉइस पर वो वेट लिखेंगे। यानी ऐसी एजेंसी जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है, वो अपना भी तो इनवॉइस इशू करेगी ना, खुद का भी तो कुछ जनरेट करेगी। डेफिनेटली जिसका सामान पहुंचा रहे हैं उसका इनवॉइस भी कैरी कर कर लेकर जाएगी, पर अपने भी तो चार्जेस किससे लेगी। तो वहाँ पर उसे जो है अपना ग्रॉस वेट लिखना जरूरी है, कितना वेट वो कैरी कर रहे हैं, कौन इंसान कंसाइनर है जिसने गुड्स चढ़ाए हैं, गुड्स कैरियर का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपके व्हीकल का नंबर, डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, डेस्टिनेशन किसके पास लेकर जा रहे हैं उसका नाम क्या है, कंसाइनी की डिटेल क्या है। तो वो सारी डिटेल इनको देनी होती है, जो कि नॉर्मल इंसान को टैक्स इनवॉइस में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, पर इनके लिए स्पेशल केस है तो इनको ये सारी चीज़ें भी देनी होगी। और उसके बाद है इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। इनके केस में भी 2 बेनिफिट दिए गए हैं। पहला ये कि इन्हें सीरियल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा रेसिपिएंट का एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शन दिया गया है, बेनिफिट दिया गया है। भाई इनकी बहुत सारी लार्ज ट्रांजैक्शन जो है प्रोसेस करी जाती है, जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जब भी वो सर्विस चार्ज लगाते हैं, लाखों करोड़ों में इनकी ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है। इसके लिए बेनिफिट दिए गए हैं कि भाई इनवॉइसेस में सीरियल नंबर की ज़रूरत नहीं है, वरना उसकी भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि भैया कितना कितना ब्रांचेस में सेम ऑर्डर में सीरियल नंबर होना चाहिए, पूरी कंपनी का, पूरी बैंकिंग कंपनी का।
So these are the benefits given to these particular persons. इवन अगर आप सिनेमेटोग्राफिक फिल्म भी लेने जाएंगे एक, अगर मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पर देखने जाते हैं तो उस केस में भी वो टिकट इशू करते हैं, जहाँ पर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस जो होती है, सर्विस रेसिपिएंट होती है, उसकी डिटेल ऑप्शनल होती है, ज़रूरी नहीं मेंशन हो, ज़रूरी नहीं हो, उस टिकट के बेस पर कोई दूसरा भी जा सकता है। तो ये बेनिफिट्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब बात करेंगे क्रेडिट नोट डेबिट नोट की, बट क्योंकि इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये कब इशू होता है, ये कौन इशू करता है, तो इसलिए जो है मेरा टाइम थोड़ा सा यहाँ पर बच जाएगा। सेक्शन नंबर 34 पे क्रेडिट नोट की बात करते हैं। क्रेडिट नोट एक टैक्स इनवॉइस इशू होने के बाद इशू किया जाता है, और कोई भी इशू कर सकता है जी, कोई भी इशू कर सकता है, सप्लायर या रेसिपिएंट जिसको रिसीव हुआ, कोई भी इशू कर सकता है। बट द मुद्दा ये है, जो इंसान अपनी बुक्स में क्रेडिट कर रहा है किसी दूसरे इंसान को, वो उसको क्रेडिट नोट इशू करेगा। और नॉर्मल इनवॉइस तो पहले इशू हो चुका है, एक एडजस्टमेंट करनी है अमाउंट की जिसलिए क्रेडिट करा जा रहा है, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट इशू होगा वो क्रेडिट नोट इशू होगा। और इस केस में क्रेडिट नोट कब कब हो सकता है, कुछ केसेस बताए हुए हैं समझने के लिए। जैसे कि मान लेते हैं टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इनवॉइस इज ग्रेटर देन द टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। आपने इनवॉइस में ज़्यादा चार्ज कर दिया, तो ज़्यादा अमाउंट से डेटर बना दिए। अब उस अमाउंट को करेक्ट करना है तो क्रेडिट नोट इशू करोगे कि भाई मैं तुम्हें क्रेडिट कर रहा हूँ अपनी बुक्स में, डेटर को कम कर रहा हूँ। दूसरा है कि आपने टैक्स जो है वो ज़्यादा रेट पर चार्ज कर लिया, तो अगर टैक्स आपका ज़्यादा रेट पर चार्ज होगा, इन दैट केस ऑल्सो यू विल इशू अ क्रेडिट नोट। वेयर द गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न बाय द रेसिपिएंट। आपने गुड्स की सप्लाई करी 1000 क्वांटिटी की, आपने 1000 क्वांटिटी का इनवॉइस साथ में भेजा, उसने 100 क्वांटिटी रिटर्न कर दी और आपने रिटर्न एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो रिटर्न के लिए भी तो कोई इनवॉइस इशू करोगे कि भाई मैंने 1000 क्वांटिटी से आपको डेबिट करा था, अब मैं क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूँ जिसमें डेफिनेटली आप रेफरेंस देंगे भैया किस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट में मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, वो डिटेल भी यहाँ पर जाती है। और क्रेडिट नोट की डिटेल भी आपका जो है ऑनलाइन अपलोड होती है जीएसटी पोर्टल पर, इनवॉइस की डिटेल भी अपलोड होती है, सारी डिटेल अपलोड होती है जी। तो यहाँ पर भी आप जो है क्रेडिट नोट इशू करेंगे। एंड वेयर द गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाइड आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट। अब आपने गुड सर्विस 1000 क्वांटिटी भेजी, उसके पास पहुंचे ही 900 क्वांटिटी, उसने रिटर्न नहीं करा, उसके पास पहुंचे 900 क्वांटिटीज़, उसने उसका प्रूफ दे दिया, वीडियो प्रूफ दे दिया। अब आप क्या करेंगे, तो उस केस में जो है बीच में कहीं डिस्ट्रॉय हो गई होगी या फिर नहीं पहुंच पाई होगी, ट्रांसपोर्टर ने दिक्कत कर दी होगी, उससे रेसिपिएंट को क्या मतलब। आपने 1000 क्वांटिटी का चार्ज कर दिया इनवॉइस में, तो आप डेफिनेटली एक क्रेडिट नोट इशू करेंगे, 100 क्वांटिटी से रिवर्स करेंगे कि भैया मैं अपनी बुक्स में आपको डेटर ज़्यादा से बना चुका हूँ, तो अब मैं 100 क्वांटिटी से आपको क्रेडिट कर रहा हूँ। बदले में जब वो सामने वाला इंसान अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा तो वो आपको डेबिट नोट इशू करेगा। तो हर क्रेडिट नोट के बदले में डेबिट नोट जाता है, हर डेबिट नोट के बदले में भी क्रेडिट नोट इशू होता है, कोई भी पहले या बाद में इशू कर सकता है। रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड सर्विस और बोथ में इशू क्रेडिट नोट टू द रेसिपिएंट ऑफ गुड सर्विस और बोथ, रिवर्स भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कौन सा पार्टी क्रेडिट कर रहा है, सिंपल सा फंडा है। क्रेडिट नोट इशूड बाय द सप्लायर विल रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। The record of the credit note have to be retained until the expiry of 72 months from the due date of furnishing the annual return. Now what does it mean? देखिए, जीएसटी में जनरली अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को हटा दूं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को हटा दूं, तो बाकी सभी लोगों को मंथली रिटर्न भरनी होती है। मंथली रिटर्न में क्या होगा कि आप हर महीने के बाद, जुलाई के बाद आप 20 अगस्त तक अपनी रिटर्न भर देंगे, जो फाइनल रिटर्न होती है, नॉट जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 की एक ड्यू डेट होती है, फिर जीएसटीआर 2A होती है, वो आप एक्सेप्ट करते हैं, और फिर फाइनली में आप जीएसटीआर 3 भी भरते हैं जिसमें कि आपका इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट होकर फाइनल टैक्स की पेमेंट होती है, तो उसकी तारीख 20 है। ऐसे हर महीने आपका चले जा रहा है, मार्च आ गया, पूरा साल कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपको पूरे साल की एक और एनुअल रिटर्न भरनी होती है, पूरी साल की एक और एनुअल रिटर्न आपको नेक्स्ट ईयर भरनी होती है। जैसे कि इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर में आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, वैसे ही जीएसटी में आप साल खत्म होने के बाद एनुअल रिटर्न भरते हैं। तो वो जो एनुअल रिटर्न है उसकी जो ड्यू डेट है, क्या ड्यू डेट होती है अभी नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा, काफ़ी टाइम होता है, 6-7 महीने मिलते हैं भरने के लिए, टाइम मिलता है, ऐसी कोई जल्दी नहीं होती है। बट जो भी उसकी ड्यू डेट है उसके ख़त्म होने के भी 72 मंथ्स तक आप जो है क्रेडिट नोट को रखेंगे। तो जिस भी साल का क्रेडिट नोट है भैया, जिस भी महीने में इशू करा है, उस साल खत्म होने के बाद उसकी एनुअल रिटर्न भरी जाएगी पूरी एक साथ, उसमें साल की डिटेल जाती है इकट्ठे, और फिर उसके बाद 72 मंथ्स तक भी आप
अपने इनवॉइसेस को या क्रेडिट नोट जैसे इस केस में आ रहा है उसको रिटेन करेंगे. Issuance of credit note will allow the supplier to decrease the tax liability in his return without requiring him to undertake any tedious process of refunds. सिंपल, जैसे आपने टैक्स चार्ज करा, मान लेते हैं कि आपने 12,000 रुपये का टैक्स चार्ज करा टैक्स इनवॉइस पर. अब उसने, क्योंकि आपने अब क्रेडिट कर दिया है, तो 2,000 रुपये आपने यहाँ पर क्रेडिट नोट में नेगेटिव में भी शो कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका 10,000 की लाइबिलिटी बनेगी. भाई जुलाई महीने में टैक्स इनवॉइस गया, कोई बात नहीं, ज़्यादा टैक्स दे दिया. अगस्त महीने में, सितंबर महीने में आपने क्रेडिट नोट इशू करा पुराने वाले टैक्स इनवॉइस का, तो उस महीने वो एंट्री नेगेटिव में आ जाएगी और आपका जो भी टैक्स बन रहा होगा वो माइनस हो जाएगा कि भैया इतना तो मैंने आउटवर्ड करा है, बट एक मेरी एडजस्टमेंट भी आ रही है क्रेडिट नोट से, तो इतना मुझे लाइबिलिटी को कम भी करना है. ज़्यादा कोई टीडीएस प्रोसेस करना नहीं पड़ा. सिमिलरली डेबिट नोट है. डेबिट नोट में उल्टा होगा कि अगर सप्लायर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उस केस में आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू थी वो कम रह गई थी. ज़्यादा सप्लाई कर दिया, क्वांटिटी 900 क्वांटिटी चार्ज करी, सप्लाई 1000 क्वांटिटी कर दिया, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो आप 100 क्वांटिटी का और बिल डालोगे ना, नया बिल डालने की बजाय डेबिट नोट इशू कर दोगे. सिमिलरली टैक्स रेट जो है आपने कम चार्ज कर ली, 12%, करनी थी 18%, तो 18% के लिए 6% का गैप है, उसके लिए डेबिट नोट इशू कर सकते हो. एक बेनिफिट ये भी दिया गया है, 1 और मोर क्रेडिट डेबिट नोट्स कैन बी इशूड फॉर मल्टीपल इन्वॉइसेस इशूड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर विदाउट लिंकिंग द सेम टू इंडिविजुअल इन्वॉइसेस. भाई मैंने एक बिल दिया, उसमें कोई एरर था, दूसरे तीसरे चौथे में था, मैं सबका मिलाकर इकट्ठे एक डेबिट नोट या क्रेडिट नोट भी इशू कर सकता हूँ. हालांकि यहाँ पर लिखा है कि आप इसमें लिंक नहीं करेंगे, बट फिर भी आपको इनवॉइस का नंबर तो डालना पड़ता ही है कि भैया इन इनवॉइसेस के अगेंस्ट में ये मैं चीज़ें जो है चेंज करना चाहता हूँ, वो रेफरेंस तो आपको डालना पड़ता ही है. भले ही लिख दो कि 1-on-1 रिलेशन, पूरा लिंक नहीं करना है, बट इट इज़ जस्ट अ मिथ, यू हैव टू मेंशन इट. बट ठीक है, क्योंकि दे रखा है नोट में तो आप इसको भी मान सकते हैं, बट जनरली लोग मेंशन करते हैं. डिटेल्स ऑफ क्रेडिट डेबिट नोट टू बी डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच सच क्रेडिट डेबिट नोट हैव बीन इशूड बट नॉट लेटर देन. वेरी इंपॉर्टेंट. आपको एरर पता लग गया, आपको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करना है, तो वो कब तक कर सकते हैं? जब आप क्रेडिट डेबिट नोट इशू कर रहे हैं उस महीने में आप कर सकते हैं, बट नॉट अ लेटर देन September following the end of the financial year in which supply was made or the date of furnishing annual return, whichever is earlier. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा कि जुलाई महीने में मैंने एक्चुअली में सप्लाई करी, अब मैं इसमें अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, अगले साल जो मेरा चल रहा है मार्च तक, कभी भी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, कभी भी मैंने इस साल में आइडेंटिफाई कर लिया भैया मेरी कोई गलती हो गई है जिसका मुझे क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करना है, तो वो जब मैंने आइडेंटिफाई करा और इशू करा, इशू करा, तो जिस महीने में मैं इशू कर रहा हूँ उस महीने के रिटर्न में मुझे डेबिट नोट क्रेडिट नोट दिखाना है. पर ये नहीं हो सकता कि मैं इशू उसको कर रहा हूँ 2 साल बाद. नहीं सर, जहाँ मैंने एक्चुअल सप्लाई करी है, जिस ईयर में एक्चुअल सप्लाई करी है, जिस ईयर में वो महीना फॉल हो रहा है, वो ईयर ख़त्म होने के बाद जो उसकी एनुअल रिटर्न की डेट है जो 6-7 महीने आगे होती है, उस रिटर्न की डेट से पहले या फिर जो सितंबर आ रहा है नेक्स्ट ईयर का, अगर ये 22 है तो सितंबर 23, 30 सितंबर डेफिनेटली 30 सितंबर 23 तक. और अगर मैंने एनुअल रिटर्न पहले ही भर दी, सितंबर 30 से पहले ही मैंने रिटर्न भर दी अपनी, तो उससे पहले मुझे क्रेडिट नोट शो कर देना है जी, अदरवाइज़ अलाउ नहीं होगा. टाइम लिमिट दे रखी है, हर चीज़ का टाइम लिमिट दे रखा है. जब हम पढ़ेंगे रिटर्न का चैप्टर या इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट कब तक ले सकते हैं उसका टाइम लिमिट दे रखा है. ये नहीं मैंने आज सामान खरीदा और मैं 5 साल बाद बोलता हूँ कि भाई 5 साल पहले जो सामान खरीदा था उस पर टैक्स पे करा था, उसका क्रेडिट अवेल करना है. नॉट पॉसिबल. एक सिस्टमैटिक ढंग है, रिटर्न भरने का एक तरीका है, डेट है, एनुअल रिटर्न की एक डेट है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू करने का एक टाइमलाइन दे रखा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का एक टाइमलाइन दे रखा है. सारी चीज़ें जो है वो दे रखी है, आपको फॉलो करनी पड़ेगी. ये जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट है इसके भी कुछ कंटेंट है आपको याद कर लेने चाहिए, जिसके बाद हम जो है आज का जो आपकी जो क्लास है उसे हम कंप्लीट करेंगे. बस मैं आपको इतना ही करा रहा हूँ क्योंकि बेसिक क्लास थी, क्योंकि मैं आपको ई इनवॉइसिंग के बारे में बता चुका हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में जो है इसको खींच दूंगा फटाफट से. अभी सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट के क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं. देखिए, नेम, एड्रेस और गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर सप्लायर का, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट कि डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, अ कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स, आपको यूनिक नंबर दे सकते हैं. डेबिट नोट क्रेडिट नोट की अलग नंबरिंग चलेगी, इनवॉइस की अलग नंबरिंग चलेगी.
डेट ऑफ इश्यू ऑफ द इनवॉइस, डेट तो आप डालेंगे ही। रेसिपिएंट अगर है रजिस्टर्ड तो उस केस में उसका भी GSTIN, या फिर अगर वो UNO की एजेंसी है या कॉन्सुलेट है, हाई कमीशन है, एम्बेसी है, तो उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेम एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एंड द एड्रेस ऑफ द डिलीवरी, रेसिपिएंट कौन है, उसका एड्रेस क्या है, और अगर वो कहीं और डिलीवरी कराना चाहता है तो वो डिलीवरी वाला एड्रेस क्या है। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो डेफिनेटली आप सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स इनवॉइसेस भी आप शो करेंगे। वैसे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा ना, उस केस में आप सीरियल नंबर और डेट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे कि भाई जब मैंने उसको ओरिजिनली दिया था टैक्स इनवॉइस तो वो ये वाले नंबर वाला इनवॉइस था, अब मैं उसके रेफरेंस में जो है क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जो है आप ओरिजिनल इनवॉइस का रेफरेंस नंबर डाल देंगे। बट जहाँ पर पर्सन रजिस्टर्ड है तो उस केस में ही मेरे हिसाब से जो यहाँ पर दे रखा है ना बेनिफिट, कि ज़रूरी नहीं है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट में यहाँ पर बेनिफिट दिया हुआ था, ज़रूरी नहीं है लिंक करना। तो क्योंकि जब सामने वाले का रजिस्ट्रेशन नंबर ही आ गया तो वैसे लिंक हो गया कि भैया ठीक है, आपने 10 गलतियां करी होगी, उसका एक नोट दे रहे हैं, सामने वाला भी उसमें 10 इनवॉइस में गलतियां होगी, उसका एक नोट दे रहे हैं, एक्चुअली में लिंकिंग नहीं भी करी, इट्स ओके, इट्स फाइन। भेजने वाला पता है, जिसको मिल रहा है उसका भी रिकॉर्ड सारा का सारा GST पोर्टल पर है, तो इसलिए वहाँ पर बेनिफिट दिया है। बट जहाँ पर्सन अनरजिस्टर्ड है, जिसको सप्लाई करी थी, वहाँ पर ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस का रेफरेंस देना जरूरी है। आप चाहें तो वैसे दे भी देते हैं, सब लोग देते भी हैं, भले जरूरी ना हो बट सब लोग देते हैं। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या थी, गुड्स की रेट क्या थी, अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट या डेबिट कितना कर रहे हैं क्रेडिट डेबिट नोट के रेस्पेक्ट में। जिस पोर्शन के लिए क्रेडिट नोट या डेबिट नोट भेज रहे हैं सिर्फ उसकी डिटेल आएगी, टोटल की डिटेल नहीं आएगी सर। 1000 क्वांटिटी भेजी नहीं, 100 क्वांटिटी में गड़बड़ था, वो 100 क्वांटिटी की डिटेल आएगी, इस पर कितना टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्स बनता है, कितना क्रेडिट कर रहे हैं, कितना डेबिट कर रहे हैं, वो डिटेल होगी। सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लायर और इज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। प्रिंट निकाल कर साइन कर सकते हैं या फिर डिजिटली सिस्टम के थ्रू जिस इंसान के पास अथॉरिटी है वो साइन कर सकता है। और डिजिटली साइन कैसे होता है, वो सर्वर के थ्रू होता है, उसमें IT एक्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा कैसे वो की जनरेट होती है और कैसे वो सिस्टम वैलिडेट करता है कि भैया इसी सिस्टम से जो है इनवॉइस जनरेट हुआ है। वो सारा का सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली होता है, ये नहीं कि भैया आपने ऑनलाइन सिग्नेचर कर दिए, साइन नहीं होते, वो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, एनक्रिप्शन होता है उसमें। इसके आगे की जो चीज़ें हैं टैक्स इनवॉइस की वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और आपके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो मैं जितना डिटेल हो सकती है देने की कोशिश कर रहा हूँ। हर क्लास के बाद आपको जो है एक बार रिवीजन करनी है, और रिवीजन करने के बाद जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही है, देन यू हैव टू स्टार्ट प्रोसीडिंग फर्दर एंड ऑल्सो साइड बाय साइड रीड योर स्टडी मटीरियल। दिस वे इफ़ यू स्टडी लाइक दिस तो आपका मटीरियल पूरा कवर होगा, हैंडआउट्स आपके पास रहेंगे, क्वेश्चन आंसर्स की आप प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस है, जितनी करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद एंड बाय बाय।